हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। टेट टू साइंस पढ़ रहा हूँ, सभी सेशन का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम की। यानी किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम था संधि नियम या धारा नियम, दूसरा था वोल्टा नियम, केवीएल नियम, या क्या बोलेंगे इसको, लूप का नियम। यानी ये लूप से संबंधित है, ये बंद लूप से है। तो किरचॉफ भाई साहब का नियम हम जानेंगे दोस्तों। किरचॉफ का नियम, इन्होंने दो नियम दिए ना। पहला नियम है धारा नियम या संधि नियम। संधि नियम है ना। अब क्या हुआ, जिसको अपने जीवन में क्या खुद प्रकाश का सर्जन करना आता है, उसके लिए आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। तो उसी प्रकार से संधि बिंदु पर जो धारा आएगी और जाएगी, उन धाराओं का योग बराबर होता है। यानी आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग का बीजगणितीय योग, यानी आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय, जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का, यानी किसी इसको जैसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखो तो कैसे लिखोगे, मान लो ये तो शॉर्टकट होगा। यानी किसी विद्युत परिपथ में के संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु से निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। अब ये तो आपको एमटीआर में लिख लिया, एमटीआर में लिख लिया कि आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, हमारे लिए सब बराबर है ना। तो लेकिन हमारे पास में बैठोगे तब आपको पता चलेगा हम क्या हैं क्या नहीं है। तो ये अपने जीवन में भी इसी प्रकार से याद रखना है और इसी प्रकार से इसको समझना है। अब यहाँ बीजगणितीय योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धारा किससे संबंधित है? आवेश से संबंधित। किससे? आवेश से संबंधित। तो आवेश क्या हो गया दोस्तों? अदिश राशि। अदिश राशियों का किया जाता है बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग है ना। अदिश राशियों को बीजगणितीय योग के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी आसानी से उनका बीजगणितीय योग किया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। चित्र आप बनाना चाहो, मान लो इसको ऐसे व्यक्त करना चाहो, ये संधि नियम, ये संधि बिंदु होगा, संधि बिंदु है ना, बिंदु। तो इससे आने वाली जाने वाली ऐसे, ये तो ये संकेत तो आने वाला और ये संकेत जाने वाला। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको, तो इसमें आपको नियम लगाना है इसको। तो आने वाली I1 प्लस I2 इक्वल टू जाने वाली I3 प्लस I4, ऐसे लगा दिया है ना। ये तो है एक संधि दी के लिए। अगर दो संधि बिंदु दिए हुए हैं तो ये नियम पलट जाएगा, यानी इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, वो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे दोस्तों। अब इसमें लिखना, आप पहले नियम में लिखना। अब इसके एमटीआर लिखना। इस नियम की पहले नियम जो धारा नियम होता है, धारा नियम या संधि नियम, इसकी पहली विशेषता क्या है कि जो संधि बिंदु होता है वो क्या, संधि विद्युत बिंदु, वो उदासीन होता है। संधि विद्युत, संधि बिंदु, बिंदु लिखो, संधि बिंदु उदासीन होता है, उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि क्यों, अब क्यों आंसर क्या आ गया, मान लो
क्यों, ये पूछिए तो आप क्या लगाओ, क्योंकि प्रति सेकंड में यानी जो आवेश जो धारा प्रवेश कर रही है उतनी धारा निकल रही है प्रति सेकंड में, इसलिए संधि बिंदु उदासीन होता है। आपको एग्जाम में यही पूछ सकता है, इसकी प्रवृत्ति पूछ सकता है। तो ये किस प्रवृत्ति का होगा, उदासीन प्रवृत्ति का होगा। यानी जितना आवेश प्रति सेकंड संधि बिंदु प्रवेश करता है उतना ही प्रति सेकंड बाहर निकल जाता है, अतः संधि विद्युत या बिंदु वो उदासीन होता है। अब इसमें क्या है दूसरा, अब देखो जो धारा प्रवेश करेगी, प्रवेश करने वाली धारा को प्लस में लेंगे, प्रवेश करने वाली धारा तो प्लस होगी, धनात्मक लेंगे, है ना, और प्रवेश और जाने वाली धारा को माइनस लेंगे, यानी ऋणात्मक लेंगे। तीसरा है धारा नियम, ये किस नियम का पालन करता है या किस नियम को संरक्षित करता है, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो आवेश संरक्षण नियम पर, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, समझ गए। तो ये है आपका पहला नियम किरचॉफ का, जो धारा नियम और संधि नियम। इसके एमटीआर सबसे इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि धारा नियम की किस नियम को संरक्षित करता है, संरक्षित रहता है ना, आवेश संरक्षण का नियम। तो आने वाली धाराओं को जो प्रवेश करेगी या आने वाली धारा होती है, प्रवेश करना या प्रवेश या आने वाली धाराओं को प्लस में लेना और जाने वाली को ऋणात्मक लेना है। संधि बिंदु उदासीन होता है क्योंकि प्रति सेकंड में जो आवेश जो धारा प्रवेश करती है उतनी प्रति सेकंड की दर से बाहर निकल जाती है। तो यही क्या उदासीन होता है, संधि बिंदु या संधि विद्युत उदासीन होता है ना, ऐसे लिख लेना। ठीक है, ये तो आपने नियम समझ लिया दोस्तों। अब इस नियम से एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या, ये 3 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, हाँ 1 एम्पियर, और ये 1.7 एम्पियर ये धारा आई। यह बिंदु ए संधि बिंदु है, यह बिंदु बी है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि धारा आई का मान ज्ञात करो, धारा आई का मान ज्ञात करो, है ना। तो आपने तो ये तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्वेश्चन ये है ना, आपने ये तो पढ़ा है कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट किस प्रकार से करेगा, पहला मेथड देखना वो किस प्रकार से करेगा। आने वाली धारा 3 एम्पियर और कौन सी प्रवेश कर रही है, आई, ठीक है, और क्या कर रही है, यह तो जा रही है। अब जाने वाली 1 प्लस 1.7, इसको सोल्व करेंगे, आई इक्वल टू ये क्या 2.7, इसको सोल्व करेंगे, आई इक्वल टू ये माइनस इधर आता है माइनस हो जाएगी, है ना। तो क्या हो गया 0.0 एम्पियर, जो कि आपका तरीका गलत होगा क्योंकि यहाँ संधि बिंदु 2 दी हुई है ना। यह तरीका आपका दोस्तों गलत होगा। अब तरीका आपको कौन सा अपनाना है वो देखना, यह तरीका आपको अपनाना है। पहले बिंदु ए पर यानी पॉइंट ए पर संधि नियम है ना। तो संधि नियम लगाओ, आने वाली धारा 3 एम्पियर, जाने वाली धारा
जाने वाली धारा क्या होगी 1 एम्पियर। और ऐसे देखो या 2 है या 3 है तो बच गई क्या आई डैश। तो आई डैश इधर जाएगी क्यों, धारा देख लो या कोई भी देख लो, आवेश देख लो या द्रव्य की प्रवाह देख लो, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होगी, है ना। तो ये क्या इधर प्रभावित होगी, है ना। तो या 2 या कितना बच गया, तो आई डैश, तो ये आई डैश लगा लो इसको, ठीक। आई डैश निकल जाएगा, है ना, आई डैश निकल जाएगा, निकालें तो क्या आई डैश इक्वल टू ये हो जाएगा। इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 दे दो। अब पॉइंट बी पे देखते हैं, पॉइंट ये पॉइंट संधि बिंदु बी, ऐसे लिख लो जी, संधि बिंदु बी पर किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का संधि नियम या धारा नियम। तो यह क्या धारा प्रवेश कर रही है, तो ये क्या कितनी आई डैश, और ये क्या जा रही है और ये भी जा रही है, तो जाने वाली ली और आने वाली बराबर होती है, ठीक है। अब मान रखो इसको, आई डैश का मान तो यहाँ से रख देंगे 2, और ये 7.7 प्लस आई, इसको सोल्व करो, आंसर तो सेम ही आएगा आई, है ना। तो इक्वल टू 0.3 एम्पियर धारा, है ना। ये आ गया दोस्तों। लेकिन ये तरीका आपको गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन कभी कभी ये आंसर चेंज हो सकता है। तो ये तरीका अपनाना जब संधि बिंदु 2 दिए हुए हैं और एक साथ जुड़े हुए हैं तब, है ना। अब ये नियम कहाँ लगता है, अब मान लो ये संधि नियम 1 दे रखा है, संधि नियम 1, संधि बिंदु 1, मान लो इसमें धारा 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर और 8 एम्पियर, 9 एम्पियर, और ये आई डैश दे दिया, इसको जाने वाली इसको आने वाली बना दिया। तब आपको तरीका यह अपनाना होता। इसमें संधि बिंदु 1 है, इसमें संधि बिंदु 2 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हम पढ़ेंगे लूप का नियम, जो लूप केवीएल नियम, ये किरचॉफ का नियम दूसरा नियम है, क्योंकि इसमें क्या जो विद्युत परिपथ होता है बंद विद्युत परिपथ के लिए लागू होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो एक ही दिशा में चलेंगे, तो इसमें धारा और वोल्टता के जो चिन्ह का ध्यान रखते हुए हम इस लूप को बनाएंगे, जो ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है। जो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम किन किन नियम पे उनका संरक्षण करते हैं या आधारित है। तो पहला आवेश संरक्षण का हो गया, दूसरा क्योंकि वोल्टा किसे वोल्टा पावर को किससे वोल्टा में, तो वो ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा तो होती है एक प्रकार की पावर, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टा नियम, केवीएल या लूप नियम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।